हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आज के ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी सेक्शन से एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। ये टॉपिक का नाम है दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पॉलिटी सेक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जहां से हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भारी मात्रा में प्रश्न पूछा गया है ना। चाहे आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जामों में यहाँ से काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर को उठाकर देख सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों आज इसी के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि इसको हमें कैसे एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि ये हमारा सेक्शन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। तो इसमें मैं आपको बहुत ही हेल्प करने वाला हूं कि कार्यपालिका को आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, कार्यपालिका होता क्या है, इसका काम क्या होता है, कौन कौन लोग इसके अंग होते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्यपालिका क्या होता है। तो कार्यपालिका को समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसकी कहानी शुरू होता है विधायिका से। विधायिका जो होता है दोस्तों, उसका काम होता है विधि बनाना। विधि कहने का मतलब हो गया दोस्तों विधेयक बनाना, इसका काम होता है। क्या होता है दोस्तों? विधेयक बनाना, अर्थात बिल बनाना इसका काम होता है। और ये जो बिल है दोस्तों, इसको लागू करवाना ही काम होता है कार्यपालिका को। तो आपसे बोला जाएगा कि कार्यपालिका क्या होती है, तो बोलेंगे कार्यपालिका विधेयकों द्वारा अर्थात विधायिका द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने का कार्य करता है कार्यपालिका, है ना। और दोस्तों अगर ये लागू करवाने में इसको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कोई इसको उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है न्यायपालिका, अर्थात इसका काम होता है न्याय देना, है ना। इसका काम होता है दोस्तों न्याय देना, न्यायपालिका का। तो ये तीनों संस्थाएं हैं जो दोस्तों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, और ये तीनों मिलकर ही हमारे देश के वास्तविक जो बागडोर है उसको चलाता है ना। और आपको दोस्तों बता दें कि ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका कई तरीके का होता है। कई तरीके का नहीं, मुख्य रूप से दो स्तर का होता है ना। दो स्तर का, एक केंद्र स्तर का होता है और एक राज्य स्तर का होता है। कार्यपालिका ही तो हमारे देश को चला रहा है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, जबकि कार्यपालिका उसको लागू करवाता है। और उसको लागू करवाने में कोई अड़चन आती है तो उसके निपटारा के लिए हम लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं। तो ये एक तीन बड़े संस्था है जिसके द्वारा हमारा देश का शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ये तो बेसिक हुआ कि कार्यपालिका क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कार्यपालिका दो स्तर के होते हैं। कार्यपालिका कितने स्तर के होते हैं दोस्तों? दो स्तर के होते हैं। एक होते हैं केंद्र स्तर का, है ना। कार्यपालिका दो स्तर के होते हैं। एक होता है केंद्र स्तर का कार्यपालिका और एक होता है राज्य स्तर का। ये दो तरीके का कार्यपालिका का दो स्तर होता है। केंद्र स्तर पे कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति है जो दोस्तों केंद्र स्तर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ये प्रमुख होते हैं, है ना। पूरे देश के कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं कौन दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद कार्यपालिका का प्रमुख व्यक्तियों में उपराष्ट्रपति का नाम आता है। उपराष्ट्रपति, फिर आता है हमारे पीएम, प्रधानमंत्री, और तब आते हैं मंत्री परिषद, है ना। तब आते हैं मंत्री परिषद। ये जो मंत्री परिषद है दोस्तों, ये मंत्री परिषद तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, और दूसरा होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उपमंत्री, है ना। ये जो प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होते हैं।
राष्ट्रपति के पास अनेकों शक्तियां दिए गए हैं कार्यपालिका के संबंध में, लेकिन वो अपने शक्तियों का प्रयोग डायरेक्टली रूप से नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं, है ना। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कार्यपालिका क्या होते हैं, कार्यपालिका का सदस्य कौन कौन होते हैं और इनका काम कैसे कैसे किया जाता है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके बारे में स्पेशल रूप से पढ़ना है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि मंत्रिपरिषद जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, राज और उपमंत्री, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री और उपमंत्री होते हैं, है ना। अब दोस्तों कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये तो हमने देखा कार्यपालिका का 2 स्तर, एक होता है केंद्र स्तर का और दूसरे होता है राज्य स्तर का, है ना। कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और दूसरे होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका किसको कहते हैं दोस्तों? तो वैसे कार्यपालिका जिसकी क्या है दोस्तों, जो एक मतलब जॉब के तरह होते हैं। जॉब की तरह कहने का मतलब निश्चित समयों के लिए चुने गए कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आईएएस अधिकारी वगैरह हो गए, जितने भी सचिव वगैरह हो गए, वो सब क्या है दोस्तों, एक फिक्स है, इनको जॉब लेटर के द्वारा इनका चयन किया गया है। लेकिन वही हम बात करें अस्थायी का, तो ये 5 वर्षों के लिए मात्र चुने जाते हैं, यानी ये नेता के रूप में काम करते हैं और इनको लोग चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, है ना, वोटिंग के माध्यम से। तो ये 5 वर्षों के लिए काम करते हैं, 5 वर्षों के बाद फिर ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन अस्थायी जो कार्यपालिका है, एक बार अगर वो चुने गए तो वो उनका जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पद पे काम करते रहते हैं। जैसे आईएएस अधिकारी वगैरह ही तो अभी देश के शासन व्यवस्था को चला रहा है ना। नेता तो बस एक उसका क्या है दोस्तों, एक क्या है, कठपुतली है ना। ये है, अगर आप लोग ये पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो तो आप आगे चल के एसडीएम बनोगे, डीएम बनोगे, आपको उन विषयों में ये विषय भी आपको पढ़ना होता है उन सेक्शन में, है ना। तो आप भी आईएएस बनोगे तो आपको भी देश की बागडोर चलाने का मौका मिल सकता है। तो ये तो हमने देखा कि कार्यपालिका 2 तरीके का होता है, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। ये हमने देखा केंद्र स्तर के कार्यपालिका में। उसी तरीके से राज्य स्तर का भी कार्यपालिका होते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। राज्य स्तर का भी कार्यपालिका होते हैं और राज्य स्तर की कार्यपालिका में राज्य स्तर की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, और दूसरे होते हैं मुख्यमंत्री, और तीसरा मंत्री परिषद। जितने भी मंत्री हैं वो सारे इनमें आएंगे राज्य स्तर का, है ना। जिस तरीके से केंद्र में हेड होते हैं राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल, और जिस तरीके से वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति पीएम के पास होता है, उसी तरीके से राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति सीएम के पास होता है। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। और यहाँ पे मंत्री परिषद जो की जो भूमिका होती है, उसी तरीके से यहाँ भी मंत्री परिषद का एक अलग भूमिका होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये कार्यपालिका के सेक्शन को समझ चुके होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका क्या होता है, इसके कौन कौन सदस्य होते हैं, इनके बारे में। तो विधायिका है जो दोस्तों, विधायिका को भी 2 स्तरों पे बांटा गया है। एक केंद्र स्तर का होता है, एक केंद्र स्तर का विधायिका और एक राज्य स्तर का विधायिका, है ना। केंद्र स्तर का विधायिका और राज्य स्तर का विधायिका। विधायिका भी 2 भागों में बांटा गया। केंद्र स्तर पे जो विधायिका होते हैं, कानून बनाने वाली संस्था जो होती है उसको कहा जाता है संसद, जबकि राज्य स्तर पे जो होता है उसको विधानमंडल कहा जाता है। विधायिका क्या है दोस्तों, कानून बनाने वाली संस्था है। तो ये केंद्र स्तर का एक कानून बनाने वाली संस्था होती है और राज्य स्तर पे भी होता है। केंद्र स्तर पे कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहा जाता है, जबकि राज्य स्तर पे कानून बनाने वाली संस्था को विधानमंडल कहा जाता है। संसद को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं लोकसभा और दूसरे होते हैं राज्यसभा। उसी तरीके से विधानमंडल को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, है ना। अब ये देखिए दोस्तों,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद में बैठक होती है और कोई कानून बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों को मिलाकर विधानमंडल में बैठक होती है और कोई कानून बनता है ना। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि केंद्र स्तर पे जो कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा में भी प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो पीएम है नरेंद्र मोदी वो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो एक ही व्यक्ति है जो विधायिका में भी भाग ले रहे हैं और कार्यपालिका में भी। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि एक ही व्यक्ति है जो एक ही साथ क्या दोस्तों दोनों जो अंग है सरकार का उसमें भाग ले सकते हैं, यानी विधायिका के रूप में भी वो काम कर सकते हैं और कार्यपालिका के रूप में। कैसे? जब वो कानून बनाने के लिए संसद में बैठक करती है तो वो विधायिका का अंग माना जाता है, और जब इस कानून को लागू करवाने के लिए देश के शासन व्यवस्था को चलाने का कोशिश करते हैं तो वो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, अर्थात कार्यपालिका के वो सदस्य हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार जितने भी ये जो पीएम और मंत्रिपरिषद देख रहे हैं वो लोकसभा का भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका का भी सदस्य होते हैं। यही जो संसद होते हैं दोस्तों इसको एमपी कहा जाता है, यानी संसद के सदस्यों को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको विधेयक कहा जाता है दोस्तों, और ये कानून बनाने में भाग लेते हैं। दोस्तों विधानसभा की बात करें तो ये सभी राज्यों में अनिवार्य है। वर्तमान में भारत में जितने भी राज्य हैं दोस्तों और 2 केंद्र शासित प्रदेश उनमें विधानसभा की व्यवस्थाएं हैं। जैसे दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसको यूटी कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी, उनमें क्या है दोस्तों विधानसभा की व्यवस्थाएं हैं। जबकि विधान परिषद की जो व्यवस्थाएं हैं दोस्तों ये सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, ये अपने राज्यों की मर्जी के ऊपर है कि आप अपने राज्यों में विधान परिषद रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। वर्तमान में दोस्तों कुल 7 राज्यों में क्या है दोस्तों विधान परिषद की व्यवस्थाएं की गई है। तो ये तो हमने देखा दोस्तों कार्यपालिका और विधायिका का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आप ये दोनों चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन बातें पे ध्यान देना है और किसके किसके बारे में पढ़ना है। जैसे ये दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका के ये जितने भी अंग है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य स्तर में जितने हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी के बारे में आपको पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत आपको स्पेशल पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल विस्तार में। तो आप इसे पढ़ेंगे तब जाकर आपको इनके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो पाएगा। हम तो ये बेसिक क्या बता रहे हैं दोस्तों, एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब हम लोग आते हैं न्यायपालिका के ऊपर। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। स्वतंत्र का मतलब होता है दोस्तों इसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, और इसको दोस्तों क्या कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखा गया। कार्यपालिका से बिल्कुल अलग इसलिए रखा गया कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक साथ होंगे तो दोनों में साठगांठ होंगे और वो स्वतंत्र फैसला नहीं कर पाएंगे न्यायपालिका। अर्थात कार्यपालिका कुछ गलत भी करते हैं तो न्यायपालिका उसके सपोर्ट में होंगे और उसके सपोर्ट में जो भी फैसला होंगे वो करेंगे, है ना। तो ऐसे में जनता के ऊपर से, जनता को कानून के ऊपर से विश्वास टूट जाएगा, है ना। आप लोग कभी कभी गए होंगे न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, अर्थात न्यायिक संस्थाएं में, कोर्ट वगैरह में कभी गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे क्या कि एक लेडीज जो है दोस्तों आंखों पे एक पट्टी बांधी हुई है और हाथ में तूला लिए हुए। तूला का मतलब होता है तराजू, मापदंड लिए हुए। अब बहुत सारे लोगों का कहना है, जो कि ये अफवाह है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है कि कानून अंधा होता है क्योंकि उसके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ, वो नहीं देख सकती तो फैसला कैसे करेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो उसके आंखों पे पट्टी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कानून जो है अपना आंख बंद कर लेती है न्याय देने समय कि ये मेरा अपना है और वो मेरा इनेमी है, यानी किसी का पक्षपात ना करे, इसीलिए उसके आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता कि आप ये देखकर फैसला ना करें कि ये मेरा भाई है और ये मेरा दूसरा है, ये मेरे पिता है, तो हम पिता चाहे कुछ भी गलत करें उसके सपोर्ट में हम फैसला करेंगे। तो इसीलिए उसके आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है। तो ये एक अंधविश्वास है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं मानना। आप लोग शिक्षित लोग हैं और शिक्षित लोग ऐसे चुनिंदे बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये अफवाह है ना। तो विधायिका को बात करें दोस्तों, तो विधायिका तो स्वतंत्र है ही, साथ ही एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है दोस्तों कि ऊपर से नीचे की ओर एक क्या है दोस्तों, सीढ़ी की ओर में बंधा हुआ है ना, यानी सीढ़ी की तरह बढ़ा हुआ। जैसे
सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब कई लोगों का कहना है कि अच्छा समझ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है जिला का कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, राज्य का कोर्ट हाई कोर्ट होता है और केंद्र का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी कोर्ट है जो सभी, चाहे वो जिला का व्यक्ति हो, राज्य का व्यक्ति हो, देश का व्यक्ति, सभी के लिए है। किसी भी व्यक्ति को ये तीनों संस्थाएं के अंतर्गत न्याय लेने का अधिकार है ना दोस्तों। हाँ, ये कहेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो हेड होता है कोर्ट, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। राज्य स्तर पे जो हेड कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय होता है, और केंद्र स्तर पे सुप्रीम कोर्ट होता है। ये तीनों संस्थाएं भारत के संपूर्ण व्यक्तियों को न्याय दिलाने का कार्य करेगी, है ना। और हमें अपने नागरिक होने के नाते, अपने देश के नागरिक होने के नाते हमें यह अधिकार दिया गया दोस्तों कि आप ये तीनों संस्थाएं में आप अपना न्याय ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ सेवा शर्तें होता है। ऐसा नहीं है कि छोटी बातों को लेकर हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ पे हमारा अपील स्वीकार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे वहाँ पे हमारा अपील स्वीकार किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, कोई भी मामला होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायिक व्यवस्था का जो निर्णय आया उस निर्णय से आप खुश नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के भी निर्णय के आप विरुद्ध हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम न्यायालय होता है दोस्तों, इसकी जो व्यवस्था है दोस्तों, इसकी ऑर्डर है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसको एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। ये तीनों जो न्यायपालिका है दोस्तों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के दिशा निर्देश के द्वारा चलाया जाता है ना। और उसके बाद अनुच्छेद 50 में ये बात कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से दूर रखा जाए, क्योंकि जब दोनों में क्या होगा दोस्तों, दोस्ती बढ़ेगा तो न्यायिक व्यवस्था भंग होगी, जनता को कानून के ऊपर से विश्वास खत्म होगा। यही कारण है कि इसको अलग रखा गया है। और इस प्रकार दोस्तों फाइनली जो है क्या होता है, ये तीनों संस्थाएं मिलकर देश की रीढ़ बनाती है। जैसे सबसे ऊपर रखा जाता है कार्यपालिका को, उसके नीचे रखा जाता है विधायिका को, और उसके बाद रखा जाता है न्यायपालिका को, है ना। ये 3 स्तंभ है। आपको पता होगा दोस्तों कि 3 स्तंभ पे कोई घर या बिल्डिंग नहीं चल सकता, तो हमारा देश कैसे चलेगा। तो इसके लिए 4 स्तंभ की ज़रूरत है। तो वो जो चौथा स्तंभ है दोस्तों, ये हमारा होता है मीडिया। यही 4 संस्थाएं मिलकर देश के पूरे शासन व्यवस्था को चलाता है। ये 4 संस्था है तो देश की शासन व्यवस्था चलेगा, अन्यथा इसमें से कोई भी एक जो संस्था है वो डैमेज हो गया या फिर पक्षपात करने लगा तो देश का शासन व्यवस्था अवरुद्ध हो जाता है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये हमने जो एक कॉन्सेप्ट बताया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला जो टॉपिक आएगा दोस्तों वीडियो, उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के बारे में स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होता है, इनकी सेवा शर्तें क्या है, इनके कार्यकाल कितने वर्षों तक है, इनको कितना वेतन मिलता है, इनको चुनने का जो प्रावधान है वो कैसे है ना, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय